Hi, today my video is about infertility. So we have seen that there are so many girls and women who are suffered from infertility. So what are the main causes of infertility? What are the predisposing factors for infertility? And why women become infertile while the young age girl getting the disease like PCOD, PCOS, and hirsutism like condition over the face. तो इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. मेरा टॉपिक जो है इनफर्टिलिटी के बारे में है. आजकल के टाइम में बहुत सारी वुमेंस हैं जो करेक्ट टाइमिंग पे कंसीव नहीं कर पाती हैं, और बहुत सारी यंग एज गर्ल्स हैं जिनको बहुत सारी सफरिंग्स रहती हैं, जैसे उनके फेस पे हेयर ग्रोथ होना, प्लस ओबेस्ड कंडीशन होना, लाइक उनकी बॉडी का नॉर्मल बॉडी वेट नहीं होता है एज़ कंपैरेटिव टू देयर हाइट. जितनी उनकी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उनका नॉर्मल बॉडी वेट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शंस वगैरह रहते हैं वो डिस्टर्ब्ड रहते हैं. प्लस उनको और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो फेस करती हैं. ओबेसिटी की वजह से ऑब्वियसली डिप्रेशन वाली कंडीशन आती है एज़ कम्पेयर टू दे आर ऑब्जर्विंग अदर गर्ल्स आर नॉर्मल इन बॉडी वेट एंड हाइट, एंड they are facing problems in other activities too. तो जो इनफर्टिलिटी के जो मेन कॉजेज़ होते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी के जो कारण होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं. तो जैसे हम यंग एज वुमेंस में यंग एज गर्ल्स में देखते हैं कि उनको PCOD हो रहा है, प्लस यंग एज में ही उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब रह रहा है. जैसे उनको मेंसेस एक्यूरेट 28 डेज़ पे नहीं आ रहे हैं. वैसे एक्यूरेट 28 डेज़ पे नहीं, किसी को भी नहीं आता है, बट उनको जो उनका पीरियोडिक साइकिल है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग हो जा रही है. जैसे कभी वो एमेनीरिया फेस कर रही हैं, कभी उनको मेंसेस आ ही नहीं रहा है, और कभी उनको मेंसेस बहुत जल्दी आ जा रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड पे आ रहा है, जैसे विद इन 15 डेज़ आ जा रहा है. और वैसे हम सभी देखते हैं कि आजकल स्ट्रेस कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्कलोड, स्ट्रेस कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंड इन पेरीफेरी एरियाज लाइक टाउन में भी अदर कंडीशन रिस्पॉन्सिबल रहती हैं. वुमेंस को वो इनफ डाइट्री इनटेक नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो है यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना फेवरेबल नहीं हो पाता है कि वो इजीली कंसीव कर लें. प्लस उनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट भी नहीं होता है, प्लस उनको वो डाइट्री इनटेक नहीं मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो भी उतना नॉर्मल नहीं होता है. जनरली जितनी भी लेडीज़ सरकारी हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनको प्रॉपरली आयरन स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी से आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड का डोज दिया जाता है. तो ये तो प्रेगनेंसी के बारे में, पर मैं तो जो वुमेंस जो है कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए भी डाइट्री इनटेक तो है ही है. अगर हमें प्रॉपरली खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो दिमाग भी है वो काम नहीं करेगा, हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा. बाकी अदर स्ट्रेस फैक्टर्स तो होते ही हैं. वी नो दैट कि हम पूरी तरह से स्ट्रेस को अपने लाइफस्टाइल से हटा नहीं सकते हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे वो सिटी का हो, हम प्रॉपरली उसे हटा नहीं सकते हैं. बट जो मेन कॉज जो अभी इनफर्टिलिटी का है वो पूरा का पूरा हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, और जो ब्रेन है उसमें जो ग्लैंड सिट्यूटेड है, जैसे हमारा ब्रेन जो है डिवाइडेड है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, एंड द लास्ट वन इज़ ऑक्सीपिटल लोब. तो लास्ट वन में जो है सबसे जो इन्फीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा एक ग्लैंड सिट्यूटेड रहती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके हार्मोन्स के थ्रू हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल हो रहा होता है.
तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारा मेंसेस कंट्रोल करते हैं, जो हम बोलते हैं फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। तो 1 to 14 डेज़ का जो पीरियड रहता है जब हमारा जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, जिसमें oocyte का जो मैच्योर होने का प्रोसीजर चल रहा होता है, तो उसे स्टिमुलेट कर रहा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एफएसएच, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। एंड 14 डेज कंप्लीट होते ही आफ्टर मैचुरेशन ऑफ दोज फॉलिकल्स पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड देन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद हमारा जो है ल्यूटेरल फेज स्टार्ट होता है। वहाँ पे हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि ये हमारी यूट्रस है। आई शो यू, ये हमारी यूट्रस है, ये जो है फेलोपियन ट्यूब है, ये फंडस पार्ट है, ये यूट्रस की कैविटी है। और यूट्रस जो है 3 लाइनिंग से लाइन होती हैं, जैसे हमारे मुंह में होता है ना कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ये हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये काफ़ी लेयर्स की होती है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अगर ये लेयर्स हमारे ओरल कैविटी में नहीं होंगी तो बहुत जल्दी ही वहाँ, तो इसी तरह से यूट्रस में भी आउटर कवरिंग, फिर मिड कवरिंग, फिर जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो यहाँ मेंशन की हुई है। आउटर कवरिंग जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है जो यूट्रस को सराउंड कर रही होती है, दैट इज पेरीमेट्रियम, ये वाली जो बाहर से मैंने मेंशन किया, प्लस जो ये बीच वाली है मायोमेट्रियम होती है, मस्कुलर पार्ट। फिर जो अंदर वाला पार्ट है ये एंडोमेट्रियम होता है, जहाँ पे ये यूट्रस की कैविटी को लाइन करता है, जहाँ पे बेबी आके जैसे जो मैरिड वूमेन होती हैं तो यहाँ पे आके हमारा इम्प्लांटेशन होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पिट्यूटरी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उससे कंट्रोल हो रही होती हैं। पिट्यूटरी मैंने अभी ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है तो उसके सीक्रेट होने पे ओव्यूलेशन होता है। तो उसके बाद जो है एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसको थिकन करने के लिए। तो अगर फीमेल अनमैरिड है तो ऑब्वियस है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल एक टाइम के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें मेंसेस आते हैं। और अगर फीमेल मैरिड है और उसका फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है तो वो एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन लेवल ल्यूटेरल फेज में कंटिन्यू करेगा एंडोमेट्रियम को थिकन करने के लिए। तो एंडोमेट्रियल की शेडिंग को ही हम लोग जो बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेंसेस। तो जो बेसिकली हमारा पूरा जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ये सारा का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से कंट्रोल हो रहा होता है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो बहुत ही ऑब्वियस सिचुएशन होगी कि इनफर्टिलिटी जो है पाई जाती है वुमेंस में। और यंग एज फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओबेसिटी एंड पीसीओडी एंड पीसीओएस जैसे डिजीज़ मिलती है। तो जो और एंड अदर पैथोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वुमेंस में जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, इनफर्टिलिटी होती है। एंडोमेट्रियोसिस जो हमारी इनर मोस्ट लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस के कैविटी के अलावा भी अदर यूट्रस के पार्ट में आउटर मोस्ट साइड और एनीवेयर एल्स लाइक इन बिटवीन द फेलोपियन ट्यूब ग्रो करती है, ब्लॉकेज क्रिएट करती है, जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं। फाइब्रॉइड दूसरा रीज़न है, फाइब्रॉइड रसौली जिसे बोलते हैं, गांठें होना अंदर, इसकी वजह से भी प्रॉपर जो है कंसीव करने के बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और फीमेल का अबॉर्शन हो जाता है। एंड काफ़ी बार जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसका जो है जो प्रॉपर थिकनेस नहीं होती है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर थिकनेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो पतली होगी, तो वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो जब मैरिड वुमेन कंसल्ट करती हैं इनफर्टिलिटी के बारे में डॉक्टर से, तो डॉक्टर सारे अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं, प्लस जो हमारा हार्मोन लेवल है उसके ब्लड टेस्ट कराते हैं, सेम एज दैट ऑफ इन
young age girls who are suffered from PCOS, PCOD, तो उसमें भी सारा हमारा रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम डिस्टर्ब्ड हो रहा होता है, बिकॉज PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसमें हमारी जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उसमें सिस्ट की दिक्कत रहती है, इसकी वजह से जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल जो होता है डिस्टर्ब रहता है, जो हमारा बेसिकली हार्मोन लेवल डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे फीमेल बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हो जाती है, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, प्लस उसके जो फेशियल पार्ट है उस पर हेयर्स की आउटग्रोथ, अननेसेसरी आउटग्रोथ होती है। प्लस अगर फीमेल PCOD के अलावा भी जैसे TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी हमारा पिट्यूटरी से ही रिलीज़ होता है, अगर उसका भी लेवल डिस्टर्ब्ड है तो फीमेल या वुमेन उसको सफरिंग होगी। इफ़ शी सफरिंग फ्रॉम हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन से वो गुजर रही होती है, तो उसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो जो मेन कॉज है वो तो ये है, जैसा कि हमारे बुकिश लैंग्वेज में बोल रखा होता है कि अगर किसी का डाइटरी इनटेक प्रॉपर नहीं है, तो वो तो आजकल के लाइफस्टाइल में किसी का प्रॉपर नहीं है, बट मेन जो प्री डिस्पोजिंग, जैसे कोई अब्यूजिव, जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, तो वो बेसिकली जनरली 99% ऐसा कोई फीमेल इनटेक नहीं करती है, बट आजकल का एनवायरनमेंट ही ऐसा, इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसकी वजह से जो है हमारा हार्मोन लेवल डिस्टर्ब रहता है। प्लस ये है कि हमें नेचुरल फॉर्म में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, हालांकि मैं भी नहीं लेती हूँ बहुत नेचुरल फॉर्म में। मैं आई ऑल्सो वेरी मच एडिक्टेड टू अ जंक पार्ट ऑफ फूड, बट ऐसा होता है क्योंकि हमें अपने वर्किंग शेड्यूल के साथ प्रॉपर डाइटरी इंटेक चाहिए होता है। अगर वो उसमें इम्बैलेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारा अपर सेंटर है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन, वो डिस्टर्ब रहेगा और बहुत सारी चीज़ें वो कॉज करेगा। तो ये तो सारे हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। बाकी इनफर्टिलिटी को लेके इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काम किया है इंदिरा IVF के साथ, मॉर्फियस कंपनी के साथ। वहाँ मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थी, एंड आई हैव सीन दैट सो मैनी पेशेंट conceived after an age, आफ्टर हैविंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं डॉक्टर से पहले कंसल्ट ही नहीं करते हैं कि ये एक्चुअल में वो कंसीव क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो वहाँ के HOD जो गायनिक मैम होती हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, और वहाँ पे उनकी प्रॉपर टेस्टिंग कराई जाती है हार्मोन लेवल की, एंड उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड it will definitely work for all those females and even for young girls। PCOD या PCOS के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप करती थी तब मैंने अपने सर से एक क्वेश्चन किया